अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नेम है आज का ब्लैक होल, कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो ये पहले तो हमने जो सीरीज़ चलाई हुई थी, वो हमारी प्रॉपर एक सीरीज़ चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ थी। लेकिन ये जो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं इस चैनल पे, ये ज़रा थोड़े-से डिफरेंट होंगे। ये बड़े जो हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मैं इंटरेस्टिंग एरियाज़ को कवर करूँगा। तो आज हम देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसी तरह ब्लैक होल को फिर डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ये फिर इन सब बातों को हम कवर करेंगे। तो नहीं, देखते हैं सबसे पहले कि ब्लैक होल है क्या। आपको पता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी का तो पता होगा। आइंस्टाइन की दो थ्योरीज थी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। यानी अगर मैं इनको एक ही नाम दूं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है इसे, जिसकी फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है उसमें ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस ग्रेविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल है क्या। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जो स्टेटमेंट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दी थी ना, वो क्या थी कि ब्लैक होल एक स्पेस के इनसाइड एक ऐसा रीजन होता है, स्पेस के इनसाइड एक ऐसा रीजन होता है कि जिसमें से कोई चीज भी पास आउट नहीं हो सकती, कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती। इवन दैट लाइट भी। अब लाइट देखें तो लाइट सबसे फास्टेस्ट जो चीज है वो लाइट है, मतलब जिसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन लाइट भी जो होती है ये स्पेस के उस रीजन में से एस्केप नहीं कर सकती। अब उस रीजन को ब्लैक क्यों कहा जाता है, ये जो नाम इसका है ना ब्लैक होल, इसको ब्लैक क्यों कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि इसमें से जितनी भी लाइट इसकी इनसाइड जाती है ये सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और ना ही वहां से ये रिफ्लेक्ट हो सकती है। मतलब लाइट जितनी भी जाती है इसके इनसाइड वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और कोई चीज भी वहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। यही फिनोमेना ब्लैक बॉडी में भी होता है कि ब्लैक बॉडी भी जो होती है वो ऐसी बॉडी होती है जो कि जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती होती है और कोई चीज भी वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ब्लैक होल को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि स्पेस का वो रीजन है। देखें, अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग इंक्लूडिंग लाइट कैन एस्केप। यानी कोई चीज भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती इंक्लूडिंग लाइट भी। इसे ब्लैक क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी लाइट होती है उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि इसके ऊपर हिट करती है और कोई चीज और ना तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये सारा काम किस तरह हो रहा होता है, जिस तरह एक ब्लैक बॉडी का फिनोमेना होता है। तो हम इसको डिफाइन फिर कुछ इस तरह से करते हैं कि ये स्पेस का वो रीजन है यानी कि जो एब्जॉर्ब कर ले ऑल एनर्जीज को भी और मैटर को भी। रीजन इन स्पेस वेयर एब्जॉर्ब्स ऑल मैटर एंड एनर्जी, उसे भी हम नेम क्या दे रहे हैं, ब्लैक होल। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वहां से कोई चीज भी एस्केप नहीं कर सकती, इवन लाइट भी। नथिंग रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ ब्लैक होल, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। अच्छा, तो ब्लैक होल को जरा देखें, अगर मैं आपको इसकी इमेज शो करवाऊं तो ब्लैक होल में ये आपके सामने एक पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये जो चीज शो हो रही है ये इसे नेम क्या दिया गया है, ये ब्लैक होल का नेम दिया गया है। इसी तरह एक और इमेज भी आपके सामने है, ये भी देखें, ये भी ब्लैक होल की पिक्चर है आपके सामने, ये शो हो रही है। ये जो ब्लैक कलर को शो करवाया गया ये ब्लैक होल है, क्लियर। और ये जो लाइंस आपको कर्व लाइंस नजर आ रही हैं, ये इसे हम कहते हैं कि ये स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम कर्वेचर है, क्लियर, स्पेस टाइम कर्वेचर है। आगे फर्दर मैं इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि स्पेस टाइम क्या होता है। यहाँ पे जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस तरह जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि स्पेस जो होती है ये 3 डायमेंशनल होती है और टाइम जो होता है इसको 4th डायमेंशनल कंसिडर किया जाता है। तो टोटल 4th डायमेंशनल ये स्पेस टाइम होता है, क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में याद रखें कि हमने कहा कि स्पेस का रीजन है जिससे कोई चीज पास नहीं कर रही। तो हम ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल की आउटर पार्ट पे एक ऐसी बाउंड्री होती है, इसके रीजन में एक ऐसी बाउंड्री होती है जहां से कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती और उस बाउंड्री को हम इवेंट हॉरिजन का नाम देते हैं। कि द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ब्लैक होल के आउटर पार्ट, यानी आप एक सर्कल समझे और उस सर्कल के जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस से कोई चीज भी अगर स्केप ना करे तो उस वो जो आउटर सरफेस वाली वो जो रीजन या बाउंड्री है, उस बाउंड्री को नेम क्या दिया जाता है, इवेंट हॉरिजन। देखिए मैं आपको फिगर में शो करवाता हूँ, फिगर में देखें
यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक ब्लैक होल है, इसे ब्लैक होल कंसिडर करें। ब्लैक होल की आउटर पार्ट पे ये जो एक बाउंड्री है, इसे नेम क्या दिया जा रहा है? इवेंट हॉरिजन का नेम दिया जा रहा है। क्लियर? और ये जो सेंट्रल पार्ट को नेम क्या दिया जाता है? सिंगुलैरिटी का। मैं आगे फर्दर और डिटेल में इसको डिफाइन करूंगा सिंगुलैरिटी है क्या। और सिंगुलैरिटी से लेके इस बाउंड्री तक ये जो रेडियस है, इसे नाम दिया जाता है श्वार्ट्ज रेडियस। श्वार्ट्ज रेडियस, ये श्वार्ट्ज साइंटिस्ट था जिसने इसके रेडियस जो था वो डिस्कवर किया था, ये इन्वेंट किया था। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसकी नेम की बुनियाद पर इसे नेम दे दिया गया श्वार्ट्ज चाइल्डहुड, ये रेडियस था। अच्छा, तो अब याद रखें कि ये जो आपको यहाँ पे इस टर्म का पता चल चुका है कि ब्लैक होल की आउटर बाउंड्री जो है उसे नेम क्या दिया जाता है? इवेंट हॉरिजन। अब यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी जो थी, क्लासिकल थ्योरी या जनरल रिलेटिविटी जो थी, यहाँ पर वो कहती थी कि इवेंट हॉरिजन के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इवेंट हॉरिजन जो है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब क्वांटम फील्ड थ्योरी आई ना, क्वांटम फील्ड थ्योरी, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ने ये प्रिडिक्ट किया कि नहीं, ये जो इवेंट हॉरिजन है, इवेंट हॉरिजन यहाँ से रेडिएशन एमिट होती हैं, और इन रेडिएशंस को फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने मतलब इस रेडिएशंस को डिस्कस किया था वो स्टीफन हॉकिंग था। और इसी बुनियाद पे इन रेडिएशंस को नेम दे दिया गया हॉकिंग रेडिएशंस का। बात समझ आ गई? और इन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम वही था जिस तरह एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का होता है, जिस तरह एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी वही था। ओके हो गया? तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी इवेंट हॉरिजन हैज लोकली नो इंफॉर्मेशन। जनरल रिलेटिविटी या क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि इवेंट हॉरिजन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी क्यूएफटी ने ये प्रिडिक्ट किया कि नहीं, इवेंट हॉरिजन में से यहाँ से रेडिएशन एमिट होती हैं, और जिनको नेम क्या दे दिया गया? हॉकिंग रेडिएशन। और इनका स्पेक्ट्रम भी वही है जो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होता है। ओके हो गया? अच्छा, अब याद रखिए कि ब्लैक होल का ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर डेंसिटी जो होती है ये इनफाइनाइट होती है। मैटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होती है वो भी वहां पर इनफाइनाइट होती है। क्लियर? इस तरह स्पेस टाइम कर्वेचर जो होता है वो भी वहां पर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि द सेंटर ऑफ ब्लैक होल एट विच मैटर इज क्रश्ड टू एन इनफाइनाइटली डेंसिटी, यानी देखिए मैंने तीन चीजें कही हैं कि यहाँ पर तीन चीजें इनफाइनाइट होती हैं। मैटर डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। क्लियर? मैं आपको और आसान कर देता हूँ कि ब्लैक होल के सेंटर पर क्या होता है कि एक तो मैटर डेंसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। सेकंड पे मैंने कहा कि ग्रेविटी पुल जो होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। थर्ड पे स्पेस टाइम कर्वेचर जो होता है ये भी क्या होता है? वहां पर इनफाइनाइट होता है। तो हम ये भी कहते हैं कि ये वो रीजन स्पेस टाइम कर्वेचर में, स्पेस टाइम कर्वेचर प्रीवियस फिगर में मैंने आपको शो करवाया है, स्पेस टाइम कर्वेचर में वो रीजन, या बल्कि आप ये कह दें कि एक ऐसा रीजन जहां पर स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो। सिंपल, एक ऐसा रीजन जहां पर स्पेस टाइम कर्वेचर जो है, जो बेंडिंग होती है स्पेस टाइम, जिस रीजन में स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो उसे हम सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं, सिंगुलैरिटी का। और ये इसे हम नेम देते हैं कि ये ब्लैक होल का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्लैक होल इज आल्सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी। और यहाँ पर याद रखें, सिंगुलैरिटी पे इसका वॉल्यूम जो होता है ये जीरो वॉल्यूम होता है। क्लियर? सिंगुलैरिटी पे क्या होता है? जीरो वॉल्यूम होता है। लेकिन ब्लैक होल का जितना भी मैस है वो वहां पर सिंगुलैरिटी पर कंटेन कर रहा होता है। मतलब ब्लैक होल जितनी चीजों को भी अट्रैक्ट किए जा रहा है, उन सब चीजों का जो मैस है, वो मैस जो होता है वो कहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा होता है? वो सिंगुलैरिटी पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लियर? और वहां पर डेंसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो मैंने बताया कि द रीजन वेयर स्पेस टाइम कर्वेचर इज इनफाइनाइट, कि वो रीजन जहां पर स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो उसे हम नेम क्या दे रहे हैं? सिंगुलैरिटी का। और इसे नेम क्या देते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्लैक होल। वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है? जीरो। लेकिन जितना भी ब्लैक होल का मैस, ऑल ऑफ द मैस ऑफ द ब्लैक होल सॉल्यूशन एंड इट हैज इन्फिनिटिव डेंसिटी, वहां पर डेंसिटी भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो लेकिन आपको सिंगुलैरिटी को प्रॉपर एक ये भी पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं ये मैटर को वहां पर कंप्रेस कर रही होती हैं सिंगुलैरिटी में। क्लियर? ये देखें, आपको फिगर में शो हो रहा होगा कि ये ब्लैक होल आपको एक शो करवाया जा रहा है, ये उसका स्पेस टाइम कर्वेचर जो है ये भी शो करवाया जा रहा है। क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस भी शो करवाए जा रहे हैं। अब इस पार्ट को नेम क्या दिया गया है? सिंगुलैरिटी का। सेंट्रल पार्ट जो होता है ना ब्लैक होल का, उसे नेम क्या दिया जाता होता है? सिंगुलैरिटी। एक और फिगर में देखें, यहाँ पे देखें स्पेस टाइम कर्वेचर जो है बिल्कुल यहाँ पर इनफाइनाइट हुआ है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्लैक होल उसे हम नेम क्या देते हैं? सिंगुलैरिटी। और जितना मैस लाई कर रहा होता है वो सारे का सारा मैस कंटेन इधर ही कर रहा होता है सिंगुलैरिटी के ऊपर, जिसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्लैक होल कहा जाता है। अच्छा, अब याद रखिए जो क्लासिकल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है
वो ब्लैक होल को 3 पैरामीटर्स के थ्रू कैरेक्टराइज करती है, 3 पैरामीटर्स के थ्रू। और वो 3 पैरामीटर कौन से हैं याद रखें, ब्लैक होल को कैरेक्टराइज 3 पैरामीटर से किया जाता है। पहला पैरामीटर एक तो मास से किया जाता है, सेकंड उसे चार्ज से किया जाता है, और थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम है। तो इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू हम ब्लैक होल्स की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। क्लियर? अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक होल्स जो है ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो याद रखें दो प्रोसेस जो होते हैं ना ये कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं। ये जो मैसिव स्टार्स होते हैं ना, बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, इनमें दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, और इन दो प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है कि देयर आर टू मेन प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन मैसिव स्टार्स। और वो कौन कौन से हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला जो प्रोसेस होता है उसे न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दे रहे होते हैं। आपने नेम सुना होगा, फिशन, फ्यूजन। तो पहला प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन कि एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है और सेकंड ग्रेविटेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। अब आपने इन दो को ना बड़ा यहाँ पे समझना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशन ये दो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए, स्टार जो होता है ना, स्टार को मतलब जिंदा रहने के लिए ना, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार को जिंदा रहने के लिए उसका फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। जब तक वो फ्यूल होगा, स्टार जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जब वो फ्यूल खत्म होगा, स्टार अपने आप को वहां पर ही एंड कर लेगा, स्टार उधर ही कोलैप्स हो जाएगा। और जब उसके फ्यूल है क्या, फ्यूल को हम कहते हैं कि उसका हाइड्रोजन होता है। क्लियर? हाइड्रोजन जो है उसका फ्यूल होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हो क्या रहा होता है, फिशन में आप देखते हैं कि मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताते चलूं। फिशन में क्या होता है कि फिशन में एक जो हैवी एटम होता है वो स्प्लिट होता है अपने दो लाइटर एलिमेंट्स में, ये दो लाइटर एटम्स में। ये फिशन होता है कि वो अपने फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, तो एक हैवी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं कि दो प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी। अब हम वन बाय वन इनको जरा देखते हैं कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो स्टार हाइड्रोजन है वो स्टार के सेंटर से आउटवर्ड ब्लो कर रही होती है, जो यानी जो हाइड्रोजन है जो उसका फ्यूल है वो आउटवर्ड ब्लो कर रहा होता है। कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि विच टेंड टू ब्लो द स्टार हाइड्रोजन आउटवर्ड फ्रॉम द स्टार सेंटर, जिस तरह। और ग्रेविटेशन में इसके अपोजिट है, वो इनवर्ड होगा, विच टेंड टू पुल एट द हाइड्रोजन बैक इन द स्टार सेंटर। ग्रेविटेशन फिनोमेना में क्या हो रहा है, तो कि वो जो हाइड्रोजन जो उसका फ्यूल होता है वो उस इनवर्ड पुल हो रहा होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, वो आउटवर्ड पुल हो रहा होता है, अपोजिट होता है। यानी एक फोर्स आउटवर्ड लग रही है तो एक फोर्स इनवर्ड लग रही है। देखें न्यूक्लियर फ्यूजन में जरा देखें तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियर ये ग्रेविटी है, ये सेकंड वाला फिनोमेना, ग्रेविटी क्या कर रही है, उसे इनवर्ड पुल कर रही है। इसी तरह जो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा वो आउटवर्ड। सेकंड फिगर में देखें, आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि जो आउटवर्ड फोर्स लग रही है ये ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन है, और ये जो इनवर्ड लग रही है, इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से है। तो ये जो है ये दो फोर्सेज जो है, ये देखें, टू फोर्सेज वी डिसाइड द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्टार। ये दो फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि एक स्टार का लाइफ स्पैन जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसने एग्जिस्ट करना है या नहीं करना। ओके हो गया? तो अब सो आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि एक स्टार जो है, एक हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये दो प्रोसेस ऐसे थे जिसकी वजह से ब्लैक होल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अब ये दो प्रोसेस जो हैं अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लें, क्लियर, अगर एक दूसरे को क्या कर लें, बैलेंस कर लें, जिस तरह देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको शो करवाता है कि दीज टू प्रोसेसेस बैलेंस वन अनदर until all the star hydrogen is exhausted, allowing gravitation to take over. अच्छा, वंस ग्रेविटेशन डोमिनेट्स, यानी अगर एक न्यूक्लियर फ्यूजन फिनोमेना हो रहा था एक ग्रेविटेशन का, अगर ग्रेविटेशन डोमिनेट कर जाए न्यूक्लियर फ्यूजन पर तो स्टार अनस्टेबल हो जाता है। स्टार क्या हो जाता है वहां पे, यानी ग्रेविटी डोमिनेट कर जाए तो स्टार अनस्टेबल हो गया। स्टार जो होता है वो अपने आप को कोलैप्स कर लेता है, स्टार स्टार्ट टू कोलैप्स, एंड वंस द स्टार स्टार्ट टू कोलैप्स, यानी ग्रेविटेशनल फिनोमेना डोमिनेट कर गया तो स्टार ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना कोलैप्स, कोलैप्स वाला फिनोमेना जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। और जब वो कोलैप्स एक दफा कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो इट डजंट स्टॉप, वो फिर स्टॉप नहीं होता, एंड स्टार विल केव इनवर्ड्स अपॉन इटसेल्फ, यानी स्टार अपने आप को डाई कर लेगा उसकी इनसाइड। क्लियर? और यही यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो जाती है। और यही स्टोरी सुपरनोवा में भी यही हो रही होती है कि स्टार अपने आप को डाई करता है। और जब ये कब डाई कर रहा है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो रही है वहां पर, वो वहां पर डोमिनेट हो रही है। क्लियर? इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी और फ्यूजन
जब तक ये दोनों बैलेंस रहेगी तो फिर तो स्टार जो है उसका लाइफ स्पैन जो है वो रहेगा। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल इस फ्यूजन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर डोमिनेट कर जाएगी, तो स्टार अपनी इसको इनसाइड क्या करना है, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप को डाई आउट कर लेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिस तरह आपके सामने है कि फिर क्या हो जाएगी, ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन याद रखें सारे के सारे जो ब्लैक होल्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते कि वो ग्रेविटी मतलब जो है वो ओवरकम कर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाए न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो सारे इस तरह नहीं होते। कुछ ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट वे से भी होती है। अच्छा, तो अब ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स है क्या, जो हमने यहाँ पर बात की कि हाउएवर नॉट ऑल स्टार्स अपॉन ग्रेविटेशनल कोलैप्स फॉर्म ब्लैक होल। तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स है क्या? ग्रेविटेशनल कोलैप्स एक ऐसा फिनोमेना होता है जिनमें कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो कोलैप्स होता है अपने वेट की वजह से। देखें, इज अ फिनोमेना इन विच अ मैसिव ऑब्जेक्ट कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन वेट। अपने वेट की वजह से वो क्या हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम तीन फर्दर केसेस को देखते हैं कि एक ऐसा स्टार जिसका मैस जो है वो अगर मैस ऑफ सन से लेस हो, कितने टाइम, 1.4 टाइम। ये देखें, अ स्टार हैविंग मैस लेस देन 1.4 टाइम द मैस ऑफ सन, उसे हम नेम क्या देते हैं, वाइट ड्वार्फ का नेम देते हैं। वाइट ड्वार्फ, जिस तरह आपके सामने एक फिगर में है, ये देखें वाइट ड्वार्फ, ये यहाँ पर शो हो रहा है, इसको कहते हैं वाइट ड्वार्फ, जिसका मैस जो है वो मैस ऑफ सन से कितने टाइम लेस है, 1.4 टाइम। और अगर एक ऐसा स्टार जिसका मैस जो है वो इस रेंज में हो, 1.4 और 3 टाइम्स द मैस ऑफ सन, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अ स्टार हैविंग मैस बिटवीन 1.4 एंड 3 टाइम द मैस ऑफ सन, तो वो क्या बनता है, वो न्यूट्रॉन स्टार। जिस तरह ये देखिए फिगर में, ये न्यूट्रॉन स्टार है, क्लियर। वो व्हाइट ड्वार्फ था, ये क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। और थर्ड कि एक ऐसे स्टार जिसका मैस ऑफ सन से 3 टाइम्स ग्रेटर हो, मैस ऑफ सन से भी 3 टाइम क्या हो, ग्रेटर हो। तो ऐसे इसको हम क्या, ऐसे स्टार्स को नेम क्या देते हैं, ब्लैक होल्स का नेम देते हैं। और ब्लैक होल ये आपके सामने फिगर में देखें कि इनका जो मैस होता है वो 3 टाइम्स सन ऑफ मैस से क्या होता है, वो ग्रेटर होता है। तो इन्हें हम नेम क्या दे रहे हैं, इन्हें हम नेम ब्लैक होल्स का दे रहे हैं, क्लियर। अच्छा, ब्लैक होल्स जो होते हैं ये मतलब इनकी फॉर्मेशन इस तरह से हो रही होती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं उनके बिटवीन कंपैरिजन हो रहा होता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के बिटवीन, यानी जिस तरह आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स थी, न्यूक्लियर फ्यूजन था, तो उनके बिटवीन कंपैरिजन हो रहा था। तो जो फोर्स डोमिनेट कर जाती, वहां पे स्टार डाई आउट होता, वहां पर ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो जाती। तो इस तरह के जो ब्लैक होल, इस टाइप के जो ब्लैक होल होते हैं, इन्हें पेरिमोर्डियल ब्लैक होल के नेम दिया जाता है। क्या नेम दिया जाता है, पेरिमोर्डियल ब्लैक होल, क्लियर। और इस तरह के जो ब्लैक होल होते हैं, इनका जो मैस होता है वो सन से लेस होता है, याद रखिए। उनका मैस क्या होता है, सन से लेस होता है, सिंस इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द कोलैप्स ऑफ स्टार। ऐसे फिर जो ब्लैक होल्स होते हैं वो स्टार की कोलैप्स करने से नहीं क्रिएट होते। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पर वर्ड टर्म शो करवाई है, प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, तो वो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल ये वाले होते हैं आपके सामने या फिगर में, इसमें प्रीमोर्डियल ब्लैक होल इन्हें कहते हैं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ब्लैक होल, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको इस एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि ब्लैक होल्स कहाँ पे है, इसकी डिटेक्शन कैसे होती है, या ब्लैक होल्स की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी, ब्लैक होल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। इस तरह की अगर आपने फर्दर मजीद इंटरेस्टिंग इस टॉपिक पे आपने वीडियोस देखनी है, जिस तरह डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ब्लैक होल है और बरमूडा ट्रायंगल है, तो अगर आपने ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो मिस्टीरियस टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फर्दर आपने वीडियो अगर देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने ऐसे वीडियोस फर्दर ऐसे लेक्चर देखने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर जो है इस पर मैं सेट कर लूँगा। तो चलिए जी, एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह, और यही ब्लैक होल का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इससे डिटेक्ट कैसे किया जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ब्लैक होल की डिटेक्शन कैसे होती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।